हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इससे पहले वाला चैप्टर 3 था, उसके बारे में हमने ये जाना था कि गवर्नमेंट होती क्या है, गवर्नमेंट है क्या। तो तीसरे चैप्टर में तो ये जान लिया था कि गवर्नमेंट होती क्या है, गवर्नमेंट के बारे में अच्छे से जान लिया। अब इसके जो मुख्य तत्व है 4 चैप्टर के अंदर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व है, यानी गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये अपने इकाई दूसरे का दूसरा चैप्टर है, इसके बारे में इकाई 3 स्टार्ट हो जाएगी। तो अपने यहाँ पर ये जानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। अब कहेंगे कि सर ये मुख्य तत्व होते क्या हैं, पर इससे पहले अपने ये जान लेते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार होती क्या है। वैसे तो अपने 3rd चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, पर एक बार में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार होती क्या है, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब आपने 3rd चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था, लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकतांत्रिक। एक तो लोकतांत्रिक वर्ड भी पढ़ा था, इसके साथ में एक वर्ड और भी पढ़ा था, प्रतिनिधि, ठीक है दोस्तों। लोकतांत्रिक या प्रतिनिधि सरकार, ये वर्ड भी आपने पढ़ा था, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो पहले लोकतांत्रिक वर्ड का मतलब समझते हैं कि लोकतांत्रिक वर्ड का मतलब क्या है। लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र लिखते हैं पहले। देखिए दोस्तों, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लो, एक लिख लो लोग और दूसरा लिख लो तंत्र। लोग का मतलब हो गया लोग, ठीक है, एंड तंत्र का मतलब हो गया सिस्टम, ठीक है। सीधे सी बात है कि यहाँ पर लोगों का शासन होगा वो क्या होगा, लोकतंत्र होगा। क्या होगा, जहाँ पर लोगों का शासन होगा वो क्या होगा, लोकतंत्र होगा, ठीक है। अब दूसरा वर्ड चुनते हैं प्रतिनिधि सरकार। इसे लोकतांत्रिक सरकार भी कहते हैं और प्रतिनिधि भी सरकार कहते हैं। मैंने ये तो कह दिया कि जहाँ पर लोगों का शासन होगा वो लोकतांत्रिक सरकार होगी। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि क्या इतने सारे लोग हैं तो सभी के सभी लोग वहाँ पर शासन करेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी के सभी लोग शासन करें, ऐसा तो होगा नहीं। तो सरकार जो चुनी जाएगी यहाँ पर कुछ लोगों की चुनी जाएगी, कुछ लोग होंगे जो सरकार कहलाएंगे, ठीक है। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का क्या मतलब होता है, ये लोग सवै शासन नहीं करते हैं, सवै शासन नहीं करेंगे, ये लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अपने प्रतिनिधियों को यहाँ पर चुनेंगे और ये प्रतिनिधि आगे जाकर क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे। इसे ही क्या कहते हैं, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि सरकार, ठीक है। आपने जान लिया लोकतंत्र वर्ड के मतलब जहाँ पर लोगों का शासन होगा वो लोकतंत्र कहलाएगा। लोग सवै शासन नहीं करेंगे, लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे और प्रतिनिधि आगे जाकर सरकार बनाएंगे। जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि किसके होते हैं, जनता के, ठीक है। तो जनता जैसा चाहेगी वैसे प्रतिनिधि आगे करेंगे और वो आगे पॉलिसी नीतियों का निर्माण करेंगे। तो ये माना जाएगा कि जो प्रतिनिधि ने निर्णय लिया है वो ही जनता का निर्णय है, ठीक है। तो इसे कहते हैं लोकतांत्रिक या प्रतिनिधि सरकार। यह आपने जान लिया लोकतांत्रिक या प्रतिनिधि सरकार। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे। लोकतांत्रिक सरकार का वर्ड का अर्थ समझ लिया आपने, के मुख्य तत्व। अब लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या होंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स क्या होंगे। जैसे आपका शरीर है, आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी है तो आपकी बॉडी के अंदर की एलिमेंट्स क्या हैं, आपकी बॉडी के तत्व क्या हैं, आपकी बॉडी के अंदर तत्व है ना, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो वैसे ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के भी क्या होते हैं, तत्व होते हैं, ठीक है। जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं भी उसको बताते हैं कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, ये राजतंत्रीय यहाँ पर गवर्नमेंट होगी या तानाशाह गवर्नमेंट होगी। तो अलग अलग गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अलग अलग गुण मान लो, चाहे तत्व कह लो, की एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसके अंदर अब लोकतांत्रिक सरकार है तो लोकतांत्रिक सरकार के अंदर की एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ऐसे जो उसको रिप्रेजेंट करे कि लोकतांत्रिक सरकार है। यानी लोकतांत्रिक सरकार के अंदर क्या तत्व होंगे, फर्स्ट लोगों की भागीदारी, लोगों की भागीदारी यानी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जैसे कोई बिजनेसमैन होता है तो बिजनेसमैन पार्टनरशिप करता है ना, कि तुम भी मुझे पैसे दे दे, तुम भी पैसे दे दे, तू भी पैसे दे दे। अगर प्रॉफिट हुआ तो बांटेंगे, अगर लॉस हुआ तो सह लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, पार्टनरशिप, ठीक है।
सारी जनता क्या करती है, सरकार को चुनती है, यानी पार्टनरशिप, सारी जनता सरकार को चुनती है। अब सरकार का क्या कह सकते हैं कि सरकार अच्छी होगी या भ्रष्ट होगी। अगर सरकार अच्छी हुई तो जनता का भला करेगी, अगर भ्रष्ट हुई तो वो जिन जनता ने चुना है वो ही जनता क्या कर सकती है, उसको हटा भी सकती है। यहाँ पर पार्टनरशिप का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये चुनाव करती है, यहाँ पर है चुनाव करेगी, जनता मिलकर क्या करेगी, सरकार का चुनाव करेगी। ठीक है, यहाँ पर दोबारा से लिखता हूँ, सरकार का चुनाव करेगी। ठीक है, कौन करेगी, जनता करेगी। ठीक है, तो सरकार का चुनाव करेगी यहाँ पर जनता। अगर सरकार जनहित में करे, नहीं करेगी तो इसको हटाया भी जा सकता है, सरकार को क्या किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। अगर गलत नीतियाँ बना रही है तो इसके ऊपर रोक भी लगा सकती है, कौन, जनता। अब वो किस तरह से लगाएगी, क्या क्या तरीके होंगे उसके, वो अपने चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी लोगों की भागीदारी, लोग मालिक होंगे, सरकार। अब सरकार है तो सरकार क्या है, एक नौकर। मान लो कि सरकार एक नौकर है जनता की। ठीक है, क्या है, नौकर है एक जनता की। जैसा जनता चाहेगी वैसा सरकार को करना होगा। ठीक है, अगर कोई पॉलिसी जनहित में नहीं बनाई जा रही है तो लोग उसका विरोध करेंगे। विरोध करने के तरीके अब कौन कौन से होंगे वो चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लोगों की भागीदारी इसके अंदर फर्स्ट की एलिमेंट्स हो गया। ठीक है दोस्तों, आपका पोटेशियम ये हो चुका है। बात करते हैं अब कैल्शियम की, सेकंड नंबर की, समस्याओं का समाधान। अब जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो इसके अंदर क्या एक खास बात होगी यहाँ पर कि ये समस्याओं का समाधान करेगी। जनता के अंदर जितनी भी समस्याएं आ रही है, जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है जनता के बीच में, उसको सोल्व करना किसका काम होगा, समस्याओं का, किसका, लोकतांत्रिक सरकार। अब मान लो बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोई आतंकवाद की समस्या आ गई या बम गोला की आ गई, कोई भी एनीवेयर कोई भी समस्या आ जाए। ठीक है, तो उसका समाधान कौन करेगी, जो सरकार होगी वो करेगी, लोकतांत्रिक सरकार। फिर थर्ड नंबर आता है आपका, यहाँ पर क्या हो चुका है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम पर आ जाए। मैग्नीशियम आपका एलिमेंट्स। ठीक है, समानता और न्याय के प्रति वचनबद्ध, समानता और न्याय के प्रति वचनबद्ध होगी। यानी कि क्या मतलब है, चाहे मुकेश अंबानी हो चाहे एक गरीब हो, समानता रखी जाएगी। चाहे जितना अधिकार एक मुकेश अंबानी को होगा उतना ही एक गरीब को होगा। ठीक है, दोनों को इक्वल रखा जाएगा। यहाँ पर समानता और न्याय के प्रति वचनबद्ध, यानी समानता रखेगी और न्याय करेगी साथ में। अगर जो मुकेश अंबानी ने अगर कोई अपराध किया, जितनी सजा उसको मिलेगी उतनी ही गरीब को मिलेगी, दोनों को इक्वल रखा जाएगा। तो ये तीन गुण इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान और समानता और न्याय के प्रति वचनबद्ध। ये क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के क्या है, की एलिमेंट्स, यानी क्या कह सकते हैं, मुख्य तत्व है। ठीक है, यानी अगर ये तीन तत्व नहीं है तो वो कोई गवर्नमेंट लोकतांत्रिक नहीं है। अगर ये तीन गुण किसी सरकार में पाए जा रहे हैं तो वो कौन सी गवर्नमेंट होगी, लोकतांत्रिक सरकार होगी। तो आपको अच्छे से वर्ड को अच्छे से जानना है, मुख्य तत्व का मतलब क्या होते हैं, ये मुख्य तत्व है। ठीक है, जिसके अंदर ये तत्व पाए जाएंगे वो कौन सी गवर्नमेंट होगी, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट। तो ये आपको मैंने बताया और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था दोस्तों। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि चैप्टर पूरे को कंप्लीट करने से पहले इंट्रोडक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आया कोई चैप्टर का, अब चैप्टर का अगर आपको नाम मैं यहाँ पर समझाता अच्छे से, लोकतांत्रिक क्या होती है, सरकार क्या होती है, मुख्य तत्व क्या होते हैं, ये अच्छे से नहीं समझाता तो पूरा चैप्टर को रटने का कोई फ़ायदा नहीं था। आगे कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इसलिए इस पार्ट को पहले मैं अच्छे से समझाता हुआ चलता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो वो हम अच्छे से पहले जान लेते हैं, फिर बाद में स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टोरी। किसकी पढ़ेंगे, स्टोरी, माया की। आपकी बुक्स के अंदर जो स्टोरी दी हुई है माया की, ठीक है, जो एक भेदभाव पर है, तो पहले उसको डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे भागीदारी, यानी पार्टनरशिप। भागीदारी क्या होती है, कैसे करती हैं, इसके बारे में। ठीक है, थर्ड नंबर भागीदारी के अन्य तरीके। क्या भागीदारी के और भी तरीके हो सकते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, है ना दोस्तों। फोर नंबर विवाद का समाधान, विवाद के बारे में पढ़ेंगे, विवाद का समाधान कैसे हो। 5 नंबर समानता एवं न्याय के बारे में पढ़ेंगे। 6 नंबर सरकार के प्रयास पढ़ेंगे, सरकार ने क्या प्रयास किए।
7 नंबर पर आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ MCQ क्वेश्चन, एंड 8 नंबर पर आपका उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ NCERT सॉल्यूशन प्लस इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम चैप्टर को एंड करेंगे, तो बने रहिए। अब अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अपने यहाँ पर स्टोरी देखते हैं, और स्टोरी किसकी, माया के। ठीक है, स्टोरी ये किस पर है दोस्तों, तो ये रंग भेद की कहानी पर है, यानी रंग भेद के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था पहले, उसके आधार पर ये स्टोरी है। आपको इसके अंदर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो इस स्टोरी को शुरुआत करते हैं। माया की स्टोरी है। माया कहाँ पर रहती है, इसकी लोकेशन पहले मैं आपको बता देता हूँ। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कहाँ पर है, जैसे ये इंडिया की लोकेशन देखते हो, आपको इंडिया के बारे में पता है। ठीक है, यहाँ पर गल्फ की खाड़ी है, और इधर यहाँ पर क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ पर क्या है, साउथ अफ्रीका है नीचे नीचे, और साउथ अफ्रीका के अंदर एक सिटी है जोहान्सबर्ग। ठीक है, जोहान्सबर्ग में रहती है ये माया। ये जो लड़की है सुंदर सी, ये कहाँ पर रहती है, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, जोहान्सबर्ग के अंदर ये रहती है, और एक दिन ये अपनी मम्मा के साथ में संदूक की सफाई कर रही थी, संदूक की नहीं, कमरे की सफाई कर रही थी, और संदूक में इसको क्या मिलता है, एक रजिस्टर मिलता है, और रजिस्टर के अंदर अखबार के कुछ कतरने और इम्पोर्टेंट पेज होते हैं। कतरने क्या होता है, जो बचपन में अपने काट कर इम्पोर्टेंट पेज लगा लेती हैं ना रजिस्टर में, वो चीज़ें मिलती हैं। उसके अंदर जब वो बार बार देखती है तो उसको अंदर ज़्यादातर तस्वीरें एक लड़के की मिलती है जो 15 साल का था, स्कूल जाता था। ठीक है, उसकी मिलती है। जब वो अपनी मम्मा से पूछती है कि मम्मा ये लड़का कौन है, इसकी तस्वीरें इतनी कहाँ हैं, तो वो बताती है कि ये हेक्टर पीटरसन है। ठीक है, तो फिर वो कहती है कि इसकी बहुत लंबी कहानी है, तो वो जिद करती है अपनी मम्मा से उस कहानी को सुनने के लिए। उसकी मम्मी बताती है कि हेक्टर पीटरसन कि जो दक्षिण अफ्रीका है पहले क्या होता था, दक्षिण अफ्रीका जहाँ पर वो रहती है उसके बारे में स्टोरी बताती है कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद के कानून से शासित होता था। यहाँ पर रंग भेद के आधार पर क्या होता था, यहाँ पर भेदभाव होता था, यानी त्वचा के आधार पर यहाँ पर भेदभाव होता था। त्वचा के आधार पर यहाँ पर लोगों को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ था, एक श्वेत लोग, एक अश्वेत लोग, और एक भारतीय। ठीक है, श्वेत लोग वो थे ब्रिटिश लोग वहाँ पर जो थे, और अश्वेत लोग जो अफ्रीका के थे वो थे, और भारतीय जो भारतीय मूल के वहाँ पर लोग थे वो थे। ठीक है, तो यहाँ पर त्वचा के आधार पर भेदभाव होता था। तो वो अपनी लड़की माया को बताती है कि यहाँ पर त्वचा के आधार पर भेदभाव होता था। फिर ना कि सिर्फ यहाँ पर भेदभाव होता था, भेद के भाव के आधार पर और भी बहुत सारी चीज़ों को सहन करना पड़ता था। उसकी मम्मा को बहुत सारा गुस्सा आ रहा था ये बताते हुए, और गुस्से में बताती है कि जो श्वेत लोग होते थे उनको बहुत बेनिफिट्स मिलते थे, अश्वेत लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलते थे। जैसे अस्पताल श्वेत लोगों के बहुत अच्छे होते थे। ठीक है, उनकी अच्छी फैसिलिटी होती थी, इनके अश्वेत लोगों के अस्पताल अच्छे नहीं होते थे। गाड़ियाँ, रेल, बस, यहाँ तक कि बस स्टैंड भी श्वेत लोगों के यहाँ पर है, इनके अलग होते थे, और अश्वेत लोगों के यहाँ पर अलग होते थे। ये सब चीज़ें, गाड़ियाँ, रेल, बस स्टैंड, सब कुछ। ठीक है, और जो अच्छी ज़मीन होती थी, अच्छी ज़मीन होती थी, वो श्वेत लोगों के लिए आरक्षित होती थी, और जो अश्वेत लोग होते थे उनको जो बंजर भूमि होती थी वो मिलती थी। फिर वोट का अधिकार जो था वो अकेला श्वेत लोगों के पास में था, अश्वेत लोगों के पास में कोई वोट का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी मिलती थी श्वेत लोगों के पास में, और अश्वेत लोगों को यहाँ पर नहीं मिलती थी। ठीक है, फिर अब यहाँ पर आगे बात आती है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर ही एक और स्थान है यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी दिशा के अंदर साउथ अफ्रीका में। जैसे ये साउथ अफ्रीका मैंने बताया, तो दक्षिणी पश्चिमी दिशा कौन सी हो जाएगी, ये जो दक्षिणी ये नीचे वाली हो गई। जैसे 4 दिशा होती है ना, ये दक्षिणी और पश्चिमी, यानी यहाँ पर ही एक सिटी है, तो यहाँ पर सिटी का नाम क्या है, सोवेटो। ठीक है, क्या है, सोवेटो। सोवेटो के अंदर दक्षिणी पश्चिमी दिशा में यहाँ पर कौन रहता था, हेक्टर पीटरसन, जिसकी ये कहानी चल रही है, जिसके बारे में माया की मम्मी कहानी बता रही है माया को, हेक्टर पीटरसन। तो वो कहाँ पर रहता था, सोवेटो में रहता था हेक्टर पीटरसन। ठीक है, यहाँ पर रहता था। वो जुल्लू भाषा सीखना चाहता था, यानी वो जुल्लू भाषा सीखना चाहता था, अश्वेत था बेचारा, तो वो जुल्लू भाषा सीखना चाहता था। वो स्कूल में जाते थे, उसके साथी भी जुल्लू भाषा बोलते थे, सभी जुल्लू भाषा सीखना चाहते थे। वहाँ पर जो श्वेत लोग होते थे, यानी जो ब्रिटिश लोग थे, श्वेत लोग थे, वो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। कौन सी, अफ्रीकांस भाषा बोलते थे।
और जो यहाँ पर हेक्टर पीटरसन था वो जुल्लू भाषा बोलता था, उसको जुल्लू भाषा पसंद थी यहाँ पर। और जो श्वेत लोग थे इनको अफ्रीकांस भाषा बोलते थे, इनको अफ्रीकांस भाषा पसंद थी, ठीक है। जो यहाँ पर श्वेत लोग थे वो चाहते थे कि सभी के सभी यहाँ पर अफ्रीकांस भाषा बोलें, तो उन्होंने क्या किया, जो भी जुल्लू भाषा बोलते थे उनके यहाँ पर लड़ाई झगड़े के द्वारा उसको बंद करवा दिया, यहाँ तक कि स्कूलों के अंदर भी लड़ाई झगड़े वो करने लग गए, ठीक है। तो अब वो जो यहाँ पर हेक्टर पीटरसन था वो बड़ा ही शरारती नटखट था। जैसे बचपन के अंदर हर कोई होता है ना, अपने भी होते हैं कि अपने तो अपनी ही भाषा सीखेंगे, दूसरे की क्यों सीखें, तो ऐसे तो ये बहुत ही नटखट था हेक्टर पीटरसन। ये कहता हम अपनी ही भाषा सीखेंगे, ठीक है, दूसरे की भाषा हम क्यों सीखें। बात भी सही है कि दूसरे की भाषा अपने क्यों सीखे, जो अपने को आ रही है वही सीखेंगे। अब मान लो कि अपने यहाँ पर हमारे को जहाँ पर हिंदी आ रही है तो हम हिंदी सीखेंगे, हम अदर कोई और अफ्रीका की भाषा या फिर कोई फ्रांस की भाषा क्यों सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे ही ये वाला सिस्टम था यहाँ पर। अब जो हेक्टर पीटरसन था उनका विरोध ब्रिटिश लोगों का यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा था, श्वेत लोगों का। तो जो हेक्टर पीटरसन था अपने दोस्तों के साथ में इकट्ठा होता है, सभा करते हैं। सभा के अंदर क्या करते हैं, वो जो भाषा है अफ्रीकांस उसके विरोध में यहाँ पर सभा को इकट्ठा करते हैं, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और पता चल जाता है पुलिस को, वहाँ की जो पुलिस को पता चलता है तो वो जो भी विरोध में बैठी हुई हैं उनके ऊपर लाठियों से बहुत बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं। और एक गोली जाकर लग जाती है हेक्टर पीटरसन को। उस समय हेक्टर पीटरसन की हत्या हो जाती है, ठीक है, मर जाता है हेक्टर पीटरसन। तो हेक्टर पीटरसन मरता है तो वो कौन सी डेट थी, ये कब की घटना है, 16 जून 1976, ठीक है, 16 जून 1976 की ये घटना है। उसके बाद में नेल्सन मंडेला विरोध करते हैं। नेल्सन मंडेला कौन होते हैं, नेल्सन मंडेला अफ्रीकी जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उनके नेता थे। नेल्सन मंडेला काफ़ी जाना माना नाम है, ये आपको पता होगा। तो नेल्सन मंडेला क्या करते हैं यहाँ पर, तो विरोध करते हैं, ठीक है। विरोध के अंदर अब क्या विरोध करते हैं तो क्या उनको सक्सेस मिली, हाँ जी भाई उनको सक्सेस मिली। तो 1994 के अंदर वो लोकतांत्रिक देश बना देते हैं, जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पर लोकतांत्रिक देश बन जाता है। रंग भेद की नीति समाप्त हो जाती है, लोकतांत्रिक देश मिल जाता है, सभी को एक समान अधिकार मिल जाता है, चाहे वो श्वेत लोग थे चाहे अश्वेत है चाहे भारतीय, सभी को एक समान अधिकार मिल जाता है, सभी को समान और न्याय मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कब मिला था, साउथ अफ्रीका की बात करें, अगर मैं कहूँ कि साउथ अफ्रीका लोकतांत्रिक देश कब बना था तो 1994, ठीक है। तो ये जुल्लू यहाँ पर ये माया की स्टोरी थी। आई होप आपको इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अब यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो मैंने सोचा कि चैप्टर के पहले ही ये कहानी सुना देते हैं, तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो अब चैप्टर के आगे वाले भागों पर चलते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर अपने पढ़ते हैं भागीदारी फर्स्ट, ठीक है। भागीदारी यानी पार्टनरशिप। भागीदारी सरकार के अंदर अपनी भागीदारी कैसे लेते हैं, सरकार को बनाने में अपनी भागीदारी कैसे लेते हैं, पार्टनरशिप। आपने सुना होगा मम्मी पापा से कि हम वोट डालने जा रहे हैं, ठीक है। कभी कभी साल में ऐसे होते हैं ना, कभी कभी कोई साल ऐसा आते हैं जिसके अंदर कहते हैं कि हम तो वोट डालने जा रहे हैं, अपना खाना पीना आप कर लेना, एडजस्ट है बना लेना, ठीक है। तो ऐसे दिन भी आते होंगे ना, हाँ आते हैं, ठीक है। तो अब वो चुनाव करने जाते हैं, वोट डालने के लिए जाते हैं। वो वोट किसके लिए डालते हैं, सरकार को चुनते हैं, ठीक है, सरकार को चुनते हैं। आपके मम्मी पापा और आप भी जब 18 साल के हो जाओगे तो आप क्या करोगे, आप वोट डालने के लिए जाओगे, यानी कि सरकार को चुनने के लिए जाओगे। अब सरकार को चुनना है, अब सरकार चुनने के लिए आप जा रहे हो, आप जाते हो, वैसे ही बहुत सारे लोग भी जाते हैं। लोग चुनाव करते हैं, किसका करते हैं, सरकार का। यानी कि जितनी ताकत आपके पास में है उतनी ही आपके पापा के पास में है, उतनी ही देश की सभी जनसंख्या के पास में है। सभी के वोट की वैल्यू एक समान है, ठीक है, समझ गई अच्छे से, ठीक है। तो वैल्यू एक समान है वोट की, सभी क्या करते हैं, सरकार को चुनते हैं यहाँ पर। यानी कि सरकार को चुनते हैं तो मतलब क्या हो गया, भागीदारी ले ली, ठीक है, पार्टनरशिप कर लिया। जिसे बिजनेस के अंदर क्या होता है, बिजनेस के अंदर भी तो ऐसे ही होता है ना, किसी ने 10 रुपये दे दिए, किसी ने 1 लाख दे दिया, किसी ने 10 करोड़ दे दिया, तो वो सारे इकट्ठा कर क्या होता है, पार्टनरशिप इकट्ठा कर सारे को करते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो बांट लेते हैं, लॉस हुआ तो सह लेते हैं, ठीक है। तो वैसे क्या होता है, गवर्नमेंट को यहाँ पर चुनते हैं सभी लोग मिलकर यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, पार्टनरशिप करते हैं और सरकार को चुनते हैं, ठीक है।
ये बात जान ली। अब ये तो आपने जान लिया कि पार्टनरशिप कर कर यहाँ पर सरकार को चुनते हैं तो भागीदारी निभाते हैं, सरकार को बनाने में सारी जनसंख्या क्या करती है, भागीदार होती है, ठीक है। बाद में नियमित चुनाव क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन क्यों आ जाता है, ये मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है, इसका कोई रीजन होगा। नियमित चुनाव क्यों होते हैं, रीजन क्या है कि ये नियमित चुनाव होते हैं, क्यों ना एक ही बार में चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि हर 5 साल बाद में अपने इंडिया के अंदर 5 साल बाद चुनाव होता है सरकार का, तो 5 साल बाद में एवरी ईयर जैसे ऐसे एवरी 5 ईयर बाद में ऐसे चुनाव होते रहते हैं, तो पता नहीं कितना ही ऐसा खर्चा लग जाता है, क्यों ना एक ही बार में सरकार को चुन लें तो इतना सारा खर्चा बच जाएगा जो देश के निर्माण में सहायक होगा। पर क्यों, क्या जो सभा थी संविधान सभा, वो क्या कहीं पर कोई भांग पीकर बैठी थी संविधान बनाने, नहीं भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। नियमित चुनाव क्यों होते हैं, नियमित चुनाव, अब सोचिए दोस्तों, अगर सरकार आपने चुनी, मान लो अब वही सरकार कोई भ्रष्ट निकल गई या अच्छी नहीं निकली, आपकी दुश्मन बन गई, तो अब उसको आप हटा तो सकते नहीं हो, उसको कोई हटा सकेगा नहीं, वो अपनी मनमानी करेगी, अपनी मनमानी के हिसाब से वो काम करेगी, ठीक है। वो तो देश को ऐसे तहस नहस कर देगी, उजाड़ देगी, ठीक है। तो फिर अब आप क्या करोगे, तो इसीलिए क्या करते हैं, नियमित चुनाव करते हैं। और नियमित चुनाव जैसे करते हैं तो 5 साल बाद में क्या होता है, 5 वर्षों के बाद में अगर वो सरकार अच्छी निकली तो वो दोबारा आ जाएगी, ठीक है। अगर वो सरकार अच्छी नहीं निकली तो दोबारा नहीं आ पाएगी, यानी उसको दोबारा आना होगा तो आपसे यहाँ पर परमिशन लेनी होगी, आपका वोट लेना होगा, उसके बाद में आएगी, ठीक है। ये बात समझ गए, नियमित चुनाव क्यों होते हैं। अब देखिए, यही क्वेश्चन को मैंने इधर सोल्व किया है। सरकार है, गवर्नमेंट है, तो चुनाव होता है। चुनाव कब होता है, एक निश्चित टाइम के लिए होता है, ठीक है, एक निश्चित टाइम के लिए चुनाव होता है। अब निश्चित टाइम के लिए चुनाव होता है, इंडिया में इसकी अवधि रखी है 5 वर्ष, ठीक है। ये चुनाव क्यों होते हैं, नियंत्रण स्थापित करने हेतु, नियंत्रण स्थापित करने हेतु ये चुनाव होता है। तो नियंत्रण स्थापित करना किस पर होता है, गवर्नमेंट के ऊपर। कहीं गवर्नमेंट कहीं आपके दुश्मन किया, कहीं पापा निकल गया तो वो आपके साथ में गलत व्यवहार करने लग गया तो ये तो काम गलत हो जाएगा ना। तो सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए क्या करते हैं, चुनाव। अब मान लो आपके दुश्मन के पापा को आपने सरकार बना दिया, उसके बाद में आपको पता चला कि ये तो मेरा दुश्मन का पापा है, ठीक है। अब अगर मान लो ये 5 साल है फिर तो ठीक है, अगर ये 5 साल नहीं है फिर तो आपका यानी कि आप तहस नहस हो, ठीक है। अगर ये 5 साल रखे हैं तो आप उसको याद करा सकते हो, आप जो सरकार है कि देख लो भाई, अगली बार आना है तो जो मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा, अगर नहीं आना है फिर तुम्हारी इच्छा है, जैसा मर्जी करो। तो इसीलिए क्या करते हैं, 5 साल का टाइम रखा है, हर 5 साल बाद में सरकार का चुनाव होता है। द्वारा सरकार क्या होता है, सरकार का चुनाव होता है निश्चित टाइम के लिए। क्यों होता है, नियंत्रण स्थापित करने हेतु सरकार पर। अब अगर ये क्वेश्चन आए कि सरकार का नियमित चुनाव क्यों होता है, तो आप इसका आंसर लिख पाओगे अच्छे से, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ना कि जो किताबों में दिया होता है ऐसे वैसे कुछ नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे। बस मेन हेडिंग ये होनी चाहिए कि चुनाव नियमित होते हैं। नियमित चुनाव इसलिए होते हैं क्योंकि सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु, तो ये वर्ड जरूरी आना चाहिए, ठीक है, ये वर्ड जरूरी आना चाहिए। नियंत्रण स्थापित करना होता है सरकार पर, इसलिए नियमित चुनाव होते हैं। तो आपका आंसर एकदम करेक्ट से निकलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो दोस्तों, अब हमने भागीदारी को अच्छे से समझ लिया कि पार्टनरशिप कैसे करते हैं सरकार को चुनने में। अब आगे ये जानते हैं कि पार्टनरशिप यानी भागीदारी के अन्य तरीके भी क्या हो सकते हैं, ठीक है। यानी भागीदारी एक तो चुनाव के माध्यम से होती है, चुनाव के अलावा सरकार को चुनने में हम कैसे भागीदारी कर सकते हैं, सरकार के अंदर सरकार को चुनेंगे तो उसके अंदर कैसे भागीदारी कर सकते हैं सरकार को बनाने में, ठीक है। एक तो चुनाव माध्यम हो गया, उसके अलावा क्या और भी तरीके हैं, अदर मेथड भी हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भागीदारी पार्टनरशिप, सरकार के पार्टनरशिप में क्या कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सरकार के कार्यों में रुचि लेकर या फिर आलोचना कर कर भी भागीदार हो सकते हैं, ठीक है। सरकार के कार्यों में, अब मान लो सरकार ने कोई कार्य किया है, वर्क किया है, सरकार ने कोई पॉलिसी का निर्माण किया है, कोई भी चीज़ किया हो, सरकार ने कोई भी कार्य का निर्माण किया हो या कोई पॉलिसी बनाई हो, अगर सरकार ने अच्छी पॉलिसी का निर्माण किया है, अच्छा कार्य किया है, तो क्या हो सकता है, हम उसके अंदर क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, सरकार की क्या करेंगे,
वाह 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 वाह, ठीक है, ये करते हैं ना, वाह वाह, सरकार ने अच्छा काम किया है। जैसे अब पाकिस्तान के अंदर जैसे भारत के जो कमांडो थे अभिनंदन, वो चले गए थे, तो जो सरकार थी उन्होंने वापस उनको लेकर आए, वो कैसे भी लेकर आए, वो प्रोसेस अपने को नहीं पता, तो वो कैसे भी उनको लेकर आए, ठीक है, वो आप अच्छे से जानते हो। तो तब लोगों ने क्या कहा था, वाह 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 वाह, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। अगर सरकार कुछ गलत काम करती है, सरकार को अच्छा काम नहीं करती है, जनहित में कार्य नहीं करती है, यानी जनता को काम पसंद नहीं करते हैं, तो जनता क्या करेगी, उसको आलोचना करेगी। जैसे कृषि आंदोलन था, तो कृषि आंदोलन था, कृषि आंदोलन के अंदर क्या किया था, जनता ने आलोचना की थी सरकार की, ठीक है, यहाँ पर क्या की थी, जनता ने सरकार की आलोचना की थी, ठीक है दोस्तों। तो ये एक तरीका हो गया, सरकार के कार्यों में रुचि लेकर या फिर आलोचना कर भागीदार हो सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जुलूस हो सकता है, हड़ताल हो सकता है, हस्ताक्षर अभियान चलाकर हो सकता है, या फिर धरना देकर हो सकता है। सरकार के कार्यों में अपने भागीदारी लेंगे, जिससे सरकार क्या करेगी, सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया है, जनहित में कार्य नहीं किया, या फिर जनता को पसंद में नहीं आया, तो जनता क्या करेगी, जनता सरकार के प्रति जुलूस निकालने लग जाएगी, ठीक है, अच्छा काम नहीं किया तो हड़ताल कर देगी, बसें वगैरह है, ट्रेनें हैं, सब एक जगह रोक देगी। जैसे कृषि आंदोलन में आपने देखा ही था, हर जगह हड़ताल हो गई थी। हस्ताक्षर अभियान चला देगी, धरना देकर बैठ जाएगी, करेगी कुछ नहीं, धरना देकर बैठ जाएगी, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका हो सकता है, तो ये भी एक भागीदारी का तरीका है, ठीक है दोस्तों। इसके कारण भी सरकार को झुकना पड़ता है, सरकार को अपने कार्यों में, निर्णयों में बदलाव करने पड़ते हैं। अगर सरकार गलत है तो चेंज करने पड़ते हैं, इनके कारण भी। फिर तीसरा पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, टेलीविज़न, अखबार या फिर मीडिया, ये भी क्या है, भागीदारी के एक तरीके हैं। जनता अपनी जो बात होती है वो सरकार तक पहुंचाती है, सरकार जो अपनी बात होती है वो जनता तक पहुंचाती है, यानी सरकार का आपस में कम्युनिकेशन बना रहता है। तो ये भी एक भागीदारी का तरीका है, टेलीविज़न, अखबार या फिर मीडिया के माध्यम से। फिर कुछ वर्ग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जो ना ही जुलूस कर सकते हैं, ना ही हड़ताल कर सकते हैं, ना ही हस्ताक्षर अभियान चला सकते हैं, ना ही धरना दे सकते हैं, इन सबसे बहुत दूर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। आंदोलन के माध्यम से भी क्या करते हैं, भागीदारी होती है, ठीक है, किसमें, सरकार के अंदर। जैसे आंदोलन कौन करते हैं, कुछ ऐसे वर्ग भी होते हैं जो पिछड़े होते हैं, जैसे दलित वर्ग हो गया, आदिवासी हो गया, अल्पसंख्यक हो गई, या फिर महिलाएं हो गई। ये वर्ग क्या करते हैं, आंदोलन के माध्यम से क्या करते हैं, सरकार में भागीदारी निभाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो इसके अंदर ये सपोर्ट करेंगे, सभी के सभी जितने भी ये तरीके हैं। अगर सरकार यहाँ पर कुछ गलत कार्य कर रही है, जनहित में कार्य नहीं कर रही है, तो ये उसकी आलोचना करेंगे। फिर ये अलग अलग तरीके हो जाएंगे, इन तरीकों के माध्यम से क्या सरकार की आलोचना करेंगे, सरकार को बदलने पर मजबूर कर देंगे। अब सरकार को अपने निर्णय को बदलना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अलग अलग तरीके हो गए। तो आपने फर्स्ट एक तरीका क्या पढ़ा था भागीदारी का, यहाँ पर चुनाव, ठीक है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि सरकार के चुनाव के अलावा भागीदारी के अन्य तरीके क्या हो सकते हैं, तो क्या आप अच्छे से इस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे दोस्तों। तो अगर कर पाएँ तो यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर थम्स अप भेजिए, ठीक है। तो ये भागीदारी के अन्य तरीके हो गए, और बिल्कुल ही शॉर्ट के अंदर दोस्तों मैं आपको करवाती हुई चल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि लाइनों के माध्यम से, आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, एक एक चीज़ अलग अलग यहाँ पर देता हुआ चल रहा हूँ। मेहनत बहुत लगती है इसको करने के अंदर, पर आपको अच्छे से याद हो जाए, एग्ज़ाम के टाइम में भूलो ना, कंपटीशन की तैयारी करो, इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए तो आप सीधे यहाँ से आंसर दे पाओ। अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, यही हमारा काम है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप बस याद करते रहिए, मेहनत करना हमारा काम है, वो हम कर लेंगे। तो दोस्तों अपना यहाँ पर पॉइंट है विवाद का समाधान, यानी विवाद का समाधान। तो विवाद का समाधान क्या हो, तो विवाद का समाधान बाद में देखेंगे, पहले विवाद होता क्यों है, ठीक है, विवाद होता क्यों है इसके बारे में यहाँ पर पहले अच्छे से जानते हैं। देखिए दोस्तों, विवाद या समस्या कब होती है, जब लोगों का आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता है, ठीक है।
विवाद कब होता है, लड़ाई झगड़े कब होते हैं, जब लोगों का आपस में तालमेल नहीं होता है। जैसे बाकी छोड़िए, आप अपने घर की ले लो, जब आपका आपस में तालमेल नहीं बैठता, या फिर जैसे कहते हैं कि हाँ भाई तूने ये किया है, नहीं मैंने ये नहीं किया, अगला कह रहा है कि तूने किया है, मैंने कहा है कि नहीं किया, तो दोनों के अंदर तालमेल नहीं बैठ रहा है दो बातों के बीच में, तब क्या होता है दोनों के बीच में यहाँ पर एक हाँ और एक ना का टकराव होता है। तो क्या होता है यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, समस्या आती है। वैसे यहाँ पर है विवाद या समस्या क्यों होती है, चाहे वो कंट्री हो, घर हो, देश हो, फ्रेंड हो, कोई भी चीज़ हो, सभी के अंदर क्या होता है जब आपस में तालमेल नहीं बैठता है तो क्या होता है यहाँ पर विवाद उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए लोगों में तालमेल नहीं बन पाता। लोगों में तालमेल क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि कोई अलग अलग संस्कृतियों से आए होते हैं, कोई अलग अलग धर्मों से होते हैं, कोई अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, तो किसी की आर्थिक पृष्ठभूमि अलग होती है। ठीक है, अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग धर्मों, अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमियों से जो लोग आते हैं उनका आपस में तालमेल नहीं बैठता है। इसके कारण क्या होता है यहाँ पर लड़ाई झगड़े, विवाद, समस्या ये सब उत्पन्न होते हैं। मान लो दो अलग अलग संस्कृतियों से या दो अलग अलग धर्मों से हिंदू और मुस्लिम के लोग आ गए, तो हिंदू एक है और एक मुस्लिम एक है, तो दोनों का आपस में तालमेल नहीं बैठेगा तो विवाद हो जाएगा। अगर तालमेल बैठ गया तो विवाद नहीं होगा, फ्रेंड बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये समस्या होती है जब तालमेल नहीं बैठता है तो विवाद या समस्या का यहाँ पर विवाद या समस्या उत्पन्न होती है। फिर देखिए दोस्तों, लोग क्या करते हैं, समस्या का समाधान क्या होता है, सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है, दो ही हो सकता है, या तो हिंसा कर कर उसको सफाया कर दो, ठीक है, या तो ये समाधान हो सकता है, या फिर अहिंसा के द्वारा उसको यहाँ पर गले लगा लो, उसे माफ़ी मांग लो, दोनों अपनी अपनी गलतियाँ स्वीकार कर लो, ये हो सकता है दोनों। ठीक है, यही दोनों दो ऑप्शन है। या फिर न्यायालय के पास में चले जाओ तो वो आपका न्याय कर देगा। तो बात ये यहाँ पर है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, विवाद को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं, हिंसा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे कि विवाद हुआ, अब दो बंदों का टकराव हुआ है। अब मान लो कि जैसे आप हो, आप दोस्त हो, आपके दोस्त के साथ में आपका झगड़ा हो गया है, तो आप क्या करोगे, आपके दोस्त के साथ में आपका झगड़ा बहुत ही तगड़े वाला हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अब विवाद को समाप्त करने के लिए आप क्या करोगे, उसको अगर आप में ताकत हुई तो आप उसको मारोगे, ऐसा तो है नहीं भी हाँ प्रणाम करोगे उसके सामने जाकर भी भाई मेरे से गलती हो गई, तुम तेरी गलती स्वीकार कर, मैं मेरी करता हूँ, तो अपने विवाद को यहाँ पर सुलझा लेते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो आप अगर ताकतवर हुए तो सीधा जाकर उसकी चांटा मारोगे, और वो बाप बेचारा कमज़ोर हुआ तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा भी है तो है, अब क्या कर भी क्या सकता हूँ, अगर आपकी भी गलती होगी तो भी वो चुप बैठा रहेगा। तो यही होता है, विवाद को समाप्त करने के लिए ज़्यादातर लोग हिंसा का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक ही रास्ता है, यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्मों के लोग एक ही रास्ते पर जुलूस निकालना चाहते हैं, तो आप बताइए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर तो पंगा होने वाला है, हिंदू और मुस्लिम एक ही समय एक ही रास्ते पर जुलूस निकालना चाहते हैं, लड़ाई 100 क्या 101% होगी। ठीक है, तो रास्ते पर जुलूस निकालना चाहते हैं। अब ये जुलूस कैसे निकले, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी पुलिस को। पुलिस का काम होगा टकराव को रोकना। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या निकालेंगे, या तो एक ही समय पर जुलूस ना निकाला जाए, 5 मिनट आगे पीछे किया जाए, या फिर रास्ते अलग अलग किए जाए। तो ठीक है दोस्तों, अगर रास्ता एक ही रहा तो टाइम का गैप किया जाएगा 5 मिनट का। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, यहाँ पर पुलिस की कह लो, सरकार की कह लो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर यह फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ये एक नदी जा रही है, कावेरी नदी है दोस्तों। ठीक है, आपने इसके बारे में बहुत बार जाना भी होगा, न्यूज़पेपर में भी आया होगा। कर्नाटका, ये कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक स्टेट है अपना, और ये तमिलनाडु स्टेट है अपना। ठीक है, दो स्टेट है। कर्नाटक स्टेट में यहाँ पर बांध डैम बना हुआ है, कृष्ण राजा सागर डैम। ठीक है, और तमिलनाडु में जो डैम बना है उसका नाम है मेटूर बांध या मेटूर डैम। ठीक है दोस्तों, जो कर्नाटका का जो डैम है, अब मान लो ये कर्नाटक का डैम हो गया। ठीक है, कृष्ण राजा सागर डैम है, ये नदी के ऊपरी सिरे पर है, ठीक है, ऊपरी भाग पर है। और जो तमिलनाडु का ये मेटूर बांध है, ये निचले सिरे पर है, ये ऊपरले सिरे पर है। तो पानी किस में पहले आएगा, इस वाले में, और बाद में किस में जाएगा, इसमें। ठीक है, तो पानी ऐसे आता है ना ऊपर से नीचे। तो अब ये कर्नाटका का ये कौन सा है, ये कृष्ण राजा सागर, और ये तमिलनाडु का मेटूर बांध। अब दोनों के अंदर पानी का यहाँ पर
झगड़ा चला रहता है, विवाद बना रहता है दोनों के अंदर। क्यों? क्योंकि इसको भी पानी की बहुत आवश्यकता होती है, इसको पानी की आवश्यकता होती है, तो ये पानी को बंद कर लेता है। यानी कर्नाटक वाले लोग क्या करते हैं, पानी को बंद कर लेते हैं, ठीक है, नीचे जाने ही नहीं देते जब तक उसके डैम फुल ना हो जाए। और जब तक उसके डैम फुल ना हो गए तब तक पानी नहीं जाएगा। और नीचे वाले जो मेटूर बांध वाले यानी तमिलनाडु के जो लोग हैं, तब तक वो तो भूखे मर जाएंगे, उनकी फसलें सूख जाएगी। तो दोनों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है दोनों को लेकर। अब इसका क्या सोल्यूशन किया जाए? देखिए दोस्तों, दोनों का यूज क्या है। जो यहाँ पर कर्नाटक के लोग हैं वो क्या यूज करते हैं इस पानी का, या तो सिंचाई के लिए फसलों को देते हैं ये पानी, बिजली बनाते हैं, ठीक है, इससे, और या तो सिंचाई या बिजली, या बेंगलुरु के लोग पेयजल यानी पीने के रूप में यूज कर लेते हैं। और जो तमिलनाडु के लोग हैं, यहाँ पर डेल्टा क्षेत्र वाली ज़मीन पाई जाती है। डेल्टा क्षेत्र किसे कहते हैं? जो नदी के साथ में जो मिट्टी आ जाती है, जो मिट्टी नदियों के द्वारा बिछा दी जाती है, ठीक है, वहाँ पर जो कृषि होती है उसे कहते हैं डेल्टा क्षेत्र। तो डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई का काम करते हैं। मेन बात है सिंचाई के दोनों ही क्या है, या तो पीने में यूज करेंगे या सिंचाई में या फिर बिजली में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तो पानी की दोनों को ही बहुत आवश्यकता होती है यहाँ पर, और दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अब इस दोनों को लड़ाई झगड़े को कौन सुलझाएगा यहाँ पर? तो पानी की तो दोनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो दोनों को यहाँ पर आवश्यकता है। तो अब इसको यहाँ पर किसको यहाँ पर इंटरप्ट करना होगा, बीच में किसको आना होगा? यहाँ पर राष्ट्रीय सरकार को, ठीक है, क्योंकि स्टेट तो है, अब ये राष्ट्रीय सरकार को यहाँ पर बीच में आना होगा और इसकी समस्या का समाधान करना होगा। समस्या का समाधान अब क्या होगा? यहाँ पर पानी का बंटवारा किया जाए, ठीक है दोस्तों। क्या किया जाए? पानी का बंटवारा करेगी भी, इतना टाइम आप यूज करोगे, इतना टाइम ये, या फिर इतना पानी आप यूज करोगे, इतना पानी ये। तो विवाद का समाधान आपने देखा कि विवाद आता क्यों है यहाँ पर, जब लोगों के बीच में तालमेल नहीं बैठता। तालमेल चाहे संस्कृतियों का हो सकता है, धर्मों से हो सकता है, क्षेत्रों से हो सकता है, या आर्थिक पृष्ठभूमि से अलग अलग, जब इन अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं तो उनके बीच में जब लोगों के बीच में तालमेल नहीं बैठता है तो विवाद होता है। विवाद को सुलझाने के लिए ज़्यादातर लोग हिंसा का प्रयोग करते हैं। दो एग्जाम्पल है, एक ही रास्ते पर जुलूस निकालना है हिंदू और मुस्लिम का, तो यहाँ पर टकराव होगा, तो टकराव को रोकने के लिए पुलिस यहाँ पर होगी। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर कर्नाटका और तमिलनाडु के जो डैम हैं, तो दोनों डैम के अंदर यहाँ पर विवाद बना रहता है, और विवाद को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय सरकार क्या करेगी? पानी का बंटवारा करेगी। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर अब चलते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर टॉपिक देखते हैं समानता और न्याय, इक्वलिटी एंड जस्टिस, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसको देखने से पहले एक बात मैं आपको थोड़ा सा साइड में लेकर चलता हूँ, ठीक है। देखिए, अपने लोकतांत्रिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन। लोग सरकार का चुनाव कर रहे हैं, हर एक के वयस्क के जो मताधिकार होता है उसकी वोट की वैल्यू क्या है? इक्वल है, सेम है। जो भी 18 साल से प्लस है उसकी वोट की अगर वैल्यू समान है, तो जो सरकार अमीरों के लिए कर रही है वही गरीबों के लिए भी करे, ना कि जो अमीरों के लिए करे, बल्कि उससे ज़्यादा करना चाहिए गरीबों के लिए, ठीक है दोस्तों, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी अमीरों के समान आ सके। तो अपने लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका 3 एलिमेंट ही, इसका जो तीसरा तत्व है वो क्या है? अपने सबसे पहले पढ़ा था, तीसरा तत्व क्या है? समानता और न्याय, ठीक है। समानता और न्याय के प्रति वचनबद्ध होना, तो ये इसके रोम में होना चाहिए, यानी लोकतांत्रिक सरकार है तो उसके खून के रगों में बसा होना चाहिए कि समानता और न्याय करनी है अपने को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है। समानता और न्याय होना चाहिए हर एक के साथ में। तो देखिए अब यहाँ पर देखते हैं, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है, तो उसका क्या फर्ज बनता है? समानता और न्याय के प्रति वो क्या होगी? वचनबद्ध होगी। यानी समानता और न्याय, जब बात आएगी यहाँ पर न्याय की, तो वो न्याय करेगी, और न्याय कर करके वो क्या करेगी? सभी को समान करेगी, इक्वल करेगी। समझ गए? यहाँ पर न्याय का मतलब क्या होता है? जैसे किसी ने अपराध कर दिया या कोई भी चीज़ हो, चाहे किसी के साथ में भेदभाव हो रहा है, तो वो क्या करेगी? उस भेदभाव को रोकेगी। अगर अपराध किया है तो अपराध को वो हटाएगी, वहाँ से उसका सोल्यूशन करेगी, ठीक है। तो न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना, ये किसका यहाँ पर तत्व है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि ये लोकतांत्रिक सरकार है ना, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, क्योंकि वोट का वैल्यू तो समान था। अब मान लो
अगर आप बिजनेस कर रहे हो, मैंने यहाँ पर आपको 1 लाख रुपया दिया है, ठीक है, आपका यहाँ पर बिजनेस को गलत तरीके से चला रहे हो या कोई और है, दूसरे लोगों ने भी 1 लाख रुपया दिया है, तो जितना मेरा अधिकार होगा यहाँ पर आपसे, चाहे मैं गरीब हूँ चाहे अमीर हूँ, चाहे मान लो मैं गरीब हूँ, ठीक है, मैंने 1 लाख रुपया दिया है, अगर दूसरे आप पर जितना आपको कुछ कहेंगे, आपको कुछ कह रहे हैं, तो उतना अधिकार मेरे को भी है आपको कुछ कहने का, ठीक है। अगर आप गलत तरह से बिजनेस को चलाएंगे तो वैसे ही क्या है यहाँ पर, अगर लोकतांत्रिक सरकार के अंदर को सरकार कुछ गलत कर रही है तो जितना अधिकार अमीरों को होगा कहने का, उतना ही क्या होगा गरीबों को होगा, और समान अगर जितना अमीरों को मिलेगा उतना ही क्या गरीबों को मिलना चाहिए यहाँ पर। तो क्या होगा, समानता होगी सभी के अंदर, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और समानता के आधार पर क्या होगा, न्याय होगा। तो ये इसके अंदर क्या होता है, तीसरा तत्व है। अब मान लो कि दलित लोग थे, पहले दलित लोगों के साथ में क्या होता था, यहाँ पर भेदभाव होता था, ये बात मानती हो आप? पहले दलित लोगों के साथ में क्या होता था, भेदभाव और असंपृक्तता दोनों ही होती थी। भेदभाव कैसे होता था, शिक्षा के आधार पर होता था। आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा जिसके अंदर भीमराव अंबेडकर के साथ में कितना भेदभाव हुआ, स्वास्थ्य को लेकर भेदभाव होता है, ठीक है, यातायात को लेकर, मंदिर प्रवेश को लेकर, इनसे वंचित रखा जाता था, ये चीज़ें इनको प्रोवाइड नहीं करवाई जाती थी, ठीक है। तो ये इतना भेदभाव करना पड़ता था। लेकिन जैसे देश आज़ाद हुआ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, लोकतंत्र, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हुए तो क्या हुआ, सभी के अंदर समानता आने लगी, चाहे वो दलित जाति का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे जर्नल का हो, सभी में क्या आने लगी, समानता आने लगी यहाँ पर। और अब जो भी जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं, अगर जस्टिस है जो न्याय करेंगे यहाँ पर, जज होगा जो न्याय करेगा वहाँ पर, तो वो किसके आधार पर है, वो ये जाति कास्ट ये सब चीज़ें नहीं देखेगा और सीधा न्याय करेगा। अगर किसी ने अपराध किया है तो जिसको अगर मान लो कोई अमीर है, उतना ही दंड उसको गरीब को भी मिलेगा, अगर गरीब को जितना मिला है उतना ही अमीर को मिलेगा, तो समान यहाँ पर न्याय होगा, ठीक है दोस्तों। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का यही एक अच्छा बेनिफिट है। तो दोस्तों अपने समानता और न्याय के बारे में यहाँ पर पढ़ा, तो अब यहाँ पर आगे सिर्फ एक पॉइंट बचा है, उसको बाद में चैप्टर को क्लोज करते हैं। क्लोज तो नहीं होगा, MCQ क्वेश्चन होंगे और NCERT के सॉल्यूशन भी होंगे, जो आपके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड साथ में कह सकते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, ठीक है, आपके चैप्टर के अंदर। तो अब यहाँ पर अगले पॉइंट पे मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, समाज के अंदर भेदभाव हमेशा से होता चला आ रहा है, हो भी रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है, जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, तो इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है कि इस भेदभाव को कम किया जा सके, इसलिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो वो यहाँ पर देखते हैं कि सरकार के क्या प्रयास है। जैसे देखिए भेदभाव दोस्तों अपनी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, चाहे लड़का हो लड़की हो, हमेशा से पहले से ही लड़के को महत्व ज़्यादा दिया जाता था और दिया जाता आ भी रहा है, ठीक है। लड़की को महत्व क्या है, कम दिया जाता है और दिया जा भी रहा है, अब भी कम दिया जा रहा है, इतना नहीं दिया जा रहा है। जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, एजुकेटेड फैमिली है, वो तो लड़का लड़के में कोई भेदभाव नहीं करते, ठीक है दोस्तों यहाँ पर। तो गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है इनकी भेदभाव को कम करने के लिए, अलग अलग पॉलिसी का निर्माण कर रही है, अलग अलग स्कीमें लेकर आ रही है। तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, जैसे लड़कियों की फ़ीस फ्री कर देती है, लड़कियों की ज़्यादातर जो फैमिली वाली होती हैं वो फ़ीस के कारण लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वो लड़कियों के ऊपर कोई खर्चा नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि लड़कियां तो दूसरे घर में चली जाएगी, लड़कियों पर क्यों इतना खर्चा करें, या तो लड़के पर कर लेते हैं, लड़के पर अगर इनफ है लड़के पर खर्चा कर लिया है तो अपने कोई बिजनेस के अंदर कोई खर्चा कर लेते हैं या कोई और चीज़ में खर्चा कर लेते हैं, तो लड़के पर खर्चा नहीं करते हैं, जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाती हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, फ़ीस माफ़ कर देते हैं लड़कियों की, जिसके कारण लड़कियाँ भी पढ़ पाती हैं। गार्गी पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ठीक है, गार्गी पुरस्कार जिसके 80% मार्क्स आते हैं तो उसको गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है और स्कूटर भी दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सरकार के बहुत सारे प्रयास है जो हमेशा से हेल्प करती है लड़कियों की हो, चाहे वो दलित लोग हो, चाहे वो कोई ट्राइबल्स हो, ठीक है, कोई भी हो, चाहे जो पिछड़े वर्ग से हो,
तो उनकी हमेशा गवर्नमेंट हेल्प करती है। तो गवर्नमेंट का हमेशा प्रयास रहता है कि सभी को इक्वल लाया जाए, समान लाया जाए, समान लाने का प्रयास करती है दोस्तों। तो ये यहाँ पर पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। आपको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है दोस्तों। तो आपके 21 सेकंड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने MCQ क्वेश्चन करते हैं और उसके द्वारा आपका रिवीजन होगा और आपको पता चलेगा कि आपने इस चैप्टर के ऊपर कितना फोकस किया था। तो अब करते हैं MCQ क्वेश्चन को। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, 4 चैप्टर को, और अब इसके अंदर हम क्या करने वाले थे, MCQ क्वेश्चन को, ठीक है। तो MCQ क्वेश्चन को कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आपके चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और आपका तो वैसे ही फेवरेट है ना। तो अब हम MCQ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट MCQ क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से है। तो दोस्तों बताइए, आपने चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तो नेल्सन मंडेला, जो चैप्टर के एंड में नाम आया था ना, नेल्सन मंडेला क्या था, राष्ट्रीय कांग्रेसी नेता भी थे ये। तो किस देश से संबंध है इनका, दक्षिण अफ्रीका से या फ्रांस से या चीन से या इंग्लैंड से। तो दोस्तों बताइए मुझे किससे इसका संबंध था। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रांस चैप्टर के अंदर नाम ही नहीं आया, ना ही चीन आया, ना ही इंग्लैंड आया, बचा कौन, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है दोस्तों। तो ये आंसर टिक हो जाएगा। सेकंड है, चमड़ी के रंग के आधार पर किया गया भेदभाव क्या कहलाता है। तो दोस्तों बताइए कि चमड़ी के रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो क्या कहलाता है। चमड़ी के रंग के आधार पर क्या अफ्रीकन, अश्वेत या कोई नहीं। तो ना ही अफ्रीकन कहलाता है, ये लैंग्वेज है। अश्वेत ये भी नहीं कहलाता, बचा क्या, ये वाला, ठीक है। तो ये सही होगा। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब समाप्त हुआ था। तो दोस्तों बताइए, साउथ अफ्रीका में रंग भेद था जो कब समाप्त हुआ था, 1990, 1999, 1994 एंड 2004। तो दोस्तों बताइए इसमें से क्या आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1994, ठीक है। 1994 में रंग भेद समाप्त हुआ था। यहाँ पर डेमोक्रेटिक आ गई थी, यहाँ पर लोकतांत्रिक देश बन गया था ये जो दक्षिण अफ्रीका है 1994 के अंदर, ठीक है। 4 नंबर पर, भारत में कितने वर्षों के बाद में चुनाव होता है। तो दोस्तों बताइए कि भारत में कितने वर्षों के बाद में चुनाव होता है। यहाँ पर 3 वर्षों के बाद में होता है, 5 में या 6 में या 7 में। तो भारत के अंदर कितने वर्षों के बाद में चुनाव होता है, ये 5 वर्षों के बाद में, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के कौन से तरीके हैं। तो आपने क्वेश्चन जब मैं चैप्टर करवा रहा था तब मैंने आपको एक जो अदर मेथड थे जो पार्टिसिपेट के, तो उसके अंदर मैंने बताया भी था कि वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के अंदर भागीदारी के और कौन से तरीके हो सकते हैं। तो अब मुझे इसका आंसर चाहिए क्या था, ठीक है। फर्स्ट है सरकार के कार्यों में रुचि लेकर, सेकंड है आलोचना करके, थर्ड है क और ख दोनों यानी ए और ब दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। क्यों, सरकार के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये कह रहा है कि वोट देने के अलावा सरकार के निर्णयों में भागीदारी अपने कैसे ले सकती है, सरकार के कार्यों में, अपने लोकतांत्रिक सरकार में तो कार्यों में अपने रुचि भी ले सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, सी नंबर आंसर। 6 है, कावेरी नदी पर कर्नाटक में कौन सा बांध बनाया गया है। आपने जो एग्जाम्पल पढ़ा था, ऐसे कावेरी नदी जा रही थी, यहाँ पर ऊपर कर्नाटक बनाया था ऐसे, और नीचे तमिलनाडु में 2 बांध बनाए थे। तो कावेरी नदी पर कर्नाटक में कौन सा बांध है, तो यहाँ पर कर्नाटक था। तो ये बांध बताओ दोस्तों कौन सा था, इसका नाम मेटूर था। तो ऊपर वाले का क्या नाम था, यहाँ पर कृष्ण राजा सागर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कृष्ण राजा सागर ये रहा, इसका मतलब ये सही हो गया, ठीक है। तो दोस्तों 7 नंबर अपना क्वेश्चन है यहाँ पर, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में कौन सा बांध है। तो कौन सा बांध है तमिलनाडु में, अभी मैंने बताया था यहाँ पर तमिलनाडु, जैसे ये कावेरी नदी जा रही है तो ये यहाँ पर कर्नाटक आ गया, यहाँ पर तमिलनाडु आ गया। ये वाला बांध कौन सा है, तो अपने पीछे ये कर्नाटक के अंदर तो कौन सा आया था, कृष्ण राजा सागर, यानी ये तो हो नहीं सकता, बांखड़ा का नाम नहीं है, या बचा क्या, मेटूर, ठीक है, हो गया याद। आगे 8 नंबर, निम्न में से किस पर कानून द्वारा रोक लगा दी गई, किस पर रोक लगा दी गई है। असंस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी पर, सती प्रथा पर, बाल विवाह पर, या उपरोक्त सभी, किस पर, इस पर भी लग गई,
इस पर भी लग गई, इस पर भी लग गई, यानी कि सही क्या हो गया, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सरकार ने लड़कियों के लिए कौन से विशेष प्रावधान किए हैं, यानी लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए कौन से विशेष प्रावधान किए हैं? फीस में कटौती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आर्थिक सहायता या उपरोक्त सभी? तो आपने देखा होगा ये सभी है, इसका मतलब ये वाला हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार बना रहता है? तो लोगों का सरकार पर नियंत्रण कैसे बना रहता है? हड़ताल से, नियमित चुनाव से, या कानून से, या प्रदर्शन द्वारा? तो इनमें से क्या होगा? है तो वैसे सारे, पर ज़्यादा टिक सही करना हो तो कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, नियमित चुनाव से। नेक्स्ट 11, दक्षिण अफ्रीका में किन प्रजातियों के लोग रहते हैं? यानी दक्षिण अफ्रीका के अंदर कौन से लोग रहते थे? अपने चैप्टर में क्या पढ़ा था? श्वेत या अश्वेत, या ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं? तो अपने पढ़ा था श्वेत भी थे, अश्वेत भी थे, तो सी ए सही होगा। ठीक है। 12 नंबर है, अफ्रीका में किन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था? अफ्रीका के अंदर कौन से ऐसे लोग थे जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था? स्त्रियों को, श्वेतों को, अश्वेतों को, या इनमें से कोई नहीं? स्त्रियों का जिक्र ही नहीं हुआ, इसका मतलब अश्वेतों को। ठीक है, श्वेतों को तो था। तो दोस्तों 30 नंबर अपना क्वेश्चन है यहाँ पर है, सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? यानी सरकार की जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण चर्चा करने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अखबार या पत्रिकाएं या टेलीविजन या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर? अखबार भी हो जाएगा, पत्रिकाएं भी, टीवी, इसका मतलब क्या हो गया? उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट है 40 नंबर, रंगभेद के विरुद्ध लंबा संघर्ष करने वाला अफ्रीकी नेता कौन था? जो रंगभेद की नीति थी, अपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, उसके खिलाफ लंबा संघर्ष किसने किया था? पार्टी गांधी का नाम ही नहीं आया था, जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं आया था, हेक्टर का ही नहीं आया, बचा कौन? नेल्सन मंडेला। आंसर हो गया नेल्सन मंडेला। 50 नंबर है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से निम्न में से क्या है? तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचार अपने कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो मुख्य तत्व पढ़े थे ना अपने की एलिमेंट्स, तो उनमें से बताना है। न्याय भी है, जस्टिस भी है, एंड इक्वलिटी भी है। इसका मतलब क्या? न्याय और समानता दोनों। तो ये सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना सी नंबर 60 नंबर क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों एवं नीतियों में लोगों की भागीदारी का तरीका क्या है? जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसके अंदर निर्णय और नीतियों में लोग भागीदार कैसे होते हैं? कार्यों में रुचि लेकर सरकार के, बी नंबर सरकार के कार्यों की आलोचना करके, सी नंबर है सरकार के तौर तरीकों के विरुद्ध आंदोलन करके, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसके अंदर हमने ये देखा था कि फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, तो ये 4 नंबर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, तो उसके अंदर कैसे लोग भागीदार, पार्टिसिपेट कैसे करते हैं? फर्स्ट अपने यहाँ पर जो कार्य है, कार्यों के अंदर रुचि लेते हैं, कार्यों के अंदर रुचि भी लेते हैं, और इसके अंदर सरकार की आलोचना करके भी होता है। ठीक है। एंड सी नंबर, इसके तौर तरीकों के विरुद्ध आंदोलन भी करते हैं कई बार सरकार के। तो यहाँ पर डी हो गया इसका आंसर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर MCQ क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगे होंगे MCQ क्वेश्चन। इसके बाद में जो NCERT के जो इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है उसको हम कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं यहाँ पर NCERT के इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, जो बुक्स के अंदर आंतरिक क्वेश्चन दिए होते हैं, अगर उनमें से कोई इम्पोर्टेंट होता है तो वो हम आपके सामने ला कर देते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर से ये 2 क्वेश्चन आंतरिक से अच्छे लगे हैं मुझे, तो ये मैंने आपके सामने ला दिया, और बाद में इसके बाद में अपने जो बैक साइड में जो आपकी पुस्तक में दिए होते हैं वो करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है? क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए? तो दोस्तों मुझे आप बताइए, क्या सभी लोगों के साथ में बराबरी का व्यवहार होना चाहिए? यार जन्म लेते हैं तभी तो सारे लोग एक जैसे ही आते हैं ना, यहाँ पर जन्म लेते हैं, सभी का खून एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है। अगर उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, ये सारे अधिकार हैं, तो अगर उनके अधिकारों को अगर कोई भेदभाव के आधार पर छीना जाता है, चाहे वो भेदभाव कोई हो, रंग, जाति, रीजन, कोई भी क्षेत्र से लेकर कोई भी चीज़ से भेदभाव के आधार पर अगर उनके अधिकारों को छीना जाता है, तो ये तो गलत बात है ना। अगर भेदभाव होता है तो भेदभाव के कारण कोई व्यक्ति का विकास भी नहीं हो पाता है, तो वो भेदभाव में दबकर रह जाता है। तो इसलिए सभी लोगों को यहाँ पर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ऐसा है, यहाँ पर देख लो कि जन्म से सभी लोग समान हैं। ठीक है, जन्म से तो यार सभी लोग समान होते हैं। यहाँ पर उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार होता है।
कोई भी व्यक्ति जब यहाँ पर आता है, जब पृथ्वी पर आता है, तो उन्हें जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का समान अधिकार होता है। ठीक है, यदि उनके अधिकारों को रंग, भाषा, जाति के आधार पर छीना जाता है तो यह भेदभाव है। ठीक है, अगर उनके अधिकारों को कोई छीना जा रहा है तो ये गलत बात है। तो भेदभाव के कारण कोई व्यक्ति का अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता है। तो भेदभाव के कारण क्या होता है, कोई व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है, विकास नहीं कर पाता है और वो दूसरे लोगों से पीछे रह जाता है। इसलिए क्या है, यहाँ पर सभी लोगों के साथ में बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। सेकंड, एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या जरूरत है। मैंने चैप्टर के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको बताया था और करवा भी दिया था, तो आप यहाँ पर भी देख लीजिए कि एक निर्धारित समय के बाद में चुनाव क्यों होना चाहिए सरकार का, ऐसे बार बार क्यों होते रहना है, एक ही बार में क्यों नहीं कर देती कि एक ही बार में सरकार का चुनाव कर दें। देखिए दोस्तों, एक ही बार में अगर सरकार का चुनाव अपने कर देंगे तो बाद में उस सरकार को कोई डर ही नहीं रहेगा भी और मैं जा सकती हूँ या मुझे हटाया जा सकता है, ये डर ही नहीं रहेगा। तो वो अपनी मनमानी करेगी। ठीक है, वो लोगों पर अत्याचार करने लग जाएगी, लोगों की काम नहीं करेगी। तो इसलिए क्या करते हैं, एक समय के बाद में सरकार का चुनाव किया जाता है सरकार को डर रखने के लिए। ठीक है, यदि सरकार का चुनाव एक निर्धारित समय के लिए ना करके सदैव के लिए कर दिया जाए तो सरकार मनमानी करेगी। ठीक है दोस्तों, चुनाव के माध्यम से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है, इसलिए निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहना चाहिए। ठीक है, तो आपके ये दो क्वेश्चन मैंने आंतरिक से निकाले हैं, तो ये आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब आगे पाठ्य पुस्तक के अपने क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसे होगा। तो आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसे होगा। आपने जाना था कि 1994 के अंदर क्या हुआ था, 1994 के अंदर ये कंट्री कौन सी बन गई थी, लोकतांत्रिक। कौन सी कंट्री, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका। जो दक्षिण अफ्रीका कंट्री थी वो 1994 के अंदर क्या बन गई थी, लोकतांत्रिक बन गई थी। लोकतांत्रिक कंट्री यानी लोगों का शासन हो गया था इसे 1994 के अंदर। तो आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसे होगा, लोकतांत्रिक देश जैसे आज हमारा जीवन जी रहे हैं वैसे माया का जीवन होगा। तो हम लिख सकते हैं आज दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो सभी को वहाँ बराबर का अधिकार है, इसलिए माया का जीवन सुखमय होगा या माया का जीवन बिल्कुल वैसे होगा जैसे श्वेत लोगों का है। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड नंबर अपना क्वेश्चन है यहाँ पर, किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो दोस्तों, वो सारे तरीके लिख देने हैं जिसके माध्यम से लोग सरकार के प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके हैं, वोट का माध्यम हो सकता है, सरकार में इंटरेस्ट लेकर या रुचि लेकर या फिर आलोचना करके हो सकता है, आंदोलन के माध्यम से हो सकता है, टीवी के माध्यम से हो सकता है, पत्रिका के मीडिया के, आंदोलन के, ये सारे तरीके लिख देने हैं। तो वोट के माध्यम से प्रतिनिधियों का चुनाव करके, ठीक है, फर्स्ट तरीका हो गया। सरकार के कार्यों में रुचि लेकर या सरकार की आलोचना करके भागीदारी होते हैं। धरने, जुलूस और हड़ताल के माध्यम से, ठीक है, समाचार पत्र, पत्रिकाओं और टेलीविज़न के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से क्या करते हैं, सरकार की प्रक्रियाओं में लोग भाग लेते हैं। तो ये अपने यहाँ पर दो क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर है, विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है। यानी जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं, तो सरकार की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहली बात तो अपने को ये समझना है कि विवाद होता क्यों है। विवाद तब होता है जब विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृतियों के लोग होते हैं, इनके बीच में तालमेल नहीं बैठता है। ठीक है, तालमेल नहीं बैठता है तो विवाद हो जाता है। अब जो विवाद हो गया, विवाद और भेदभाव के कारण भी विवाद हो जाता है। वैसे तो जब विवाद हो गया तो सरकार वहाँ पर क्या करेगी, उसको सुलझाने का प्रयास करेगी, दोनों को समझाएगी। तो दोनों को बीच में तीसरा भी आना जरूरी है ना, दो इंसान है तो दोनों को समझाने के लिए बीच में तीसरा आता है। सरकार इंटरप्ट होती है बीच के अंदर और दोनों को समझाती है, वो चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे न्यायपालिका के माध्यम से हो, कैसे भी हो। ठीक है, तो इसलिए सरकार की जरूरत पड़ती है विवादों को समाप्त करने के लिए। देखिए आंसर देखिए इसका, विवाद तब उभरता है जब विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग हैं आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते। ठीक है दोस्तों, आपस में तालमेल नहीं बिठा पाते तब विवाद होता है।
ऐसा तब भी होता है जब लोगों के साथ में भेदभाव होता है, ठीक है। विवाद तब भी होता है जब भेदभाव होता है। ऐसी स्थिति में लोग विवाद को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक तरीका अपनाते हैं। हिंसात्मक मतलब लड़ाई झगड़े का तरीका अपनाते हैं, भी विवाद को समाप्त कर दें अपने। तब सरकार क्या करती है, इस स्थिति में सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवाद का समाधान करे, ठीक है। लड़ाई झगड़े को रोके, दोनों को समझाए, ना समझे तो जो हिंसात्मक तरीका अपना रहा है उसको जेल में डाल दे, सजा दे, ठीक है। तो ये होता है। पहले अपने ये देखा कि विवाद होता क्यों है, फिर ये देखा कि विवाद को समाप्त करने के लिए लोग क्या करते हैं, फिर सरकार का क्या काम होता है। तो इसलिए सरकार की आवश्यकता होती है विवाद को समाप्त करने के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। यानी जहाँ पर लोकतांत्रिक कंट्री है वहाँ पर लोग सभी को समान करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, भी सभी को समान किया जाए, चाहे दलित हो चाहे लड़कियां हो, हर किसी को समान करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। लोकतांत्रिक सरकार समानता और न्याय के प्रति वचनबद्ध होती है। वचनबद्ध कैसी होती है, देखो दोस्तों, लोकतांत्रिक जो देश होता है, हर एक जो भी सदस्य है जिसकी 18+ आयु है, तो सभी को उतना ही अधिकार है जितना कि दूसरे को अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि वोट की वैल्यू सभी को इक्वल है, ठीक है। वोट का अधिकार है, सभी एक रूप से ही सरकार को चुनते हैं, तो सरकार पर सभी का एक समान अधिकार है। और सरकार का भी ये एक कर्तव्य बनता है कि सभी को समान नज़र से देखे, जो नीचे हैं उसकी हेल्प करें। तो अब वो हेल्प कैसे करती है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, लोकतांत्रिक सरकार समानता और न्याय के प्रति वचनबद्ध है, यानी समानता रखेगी सभी के प्रति और सभी के प्रति न्याय रखेगी, ठीक है। कोई चाहिए हो, सभी को इक्वल रखेगी। सेकंड है यहाँ पर, न्याय तभी हो सकता है जब सभी के साथ में बराबरी का व्यवहार किया जाए। तो न्याय तो तभी होगा ना जब दोस्तों सभी के साथ में बराबरी का व्यवहार होगा। अब सभी के साथ में बराबरी का व्यवहार नहीं होगा तो न्याय कैसे होगा। थर्ड, इसलिए सरकार उन लोगों की विशेष रूप से मदद करती है जो समाज में पिछड़े हुए हैं। जैसे लड़कियां समाज में पिछड़ी हुई तो नहीं है भी, लड़कियों को ऐसी समाज के अंदर ऐसी सोच बनी हुई है कि लड़कियों को कम शिक्षा पढ़ाया जाता है, यानी लड़कों से बेग पीछे रखा जाता है। तो इसलिए सरकार लड़कियों पर विशेष रूप से सहायता करती है, दलितों के विशेष रूप से सहायता करती है। इनको जो दूसरे लोगों को जो सरकार मदद कर रही है, इनको और ज़्यादा थोड़ी एक्स्ट्रा मदद करती है ताकि ये भी दूसरे लोगों के साथ में बराबरी के साथ में आ सके। तो दोस्तों 5 नंबर अपना यहाँ पर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व बताइए। यानी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री के अपने की एलिमेंट्स बताने हैं, कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम वाले, ठीक है। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर है, तो ये उदाहरण दिया है कि सभी लोग उदाहरण के लिए बराबर है, तो इसके आधार पर अपने की एलिमेंट्स बताने हैं, मुख्य तत्व बताने हैं। तो सभी लोग बराबर है, तो इसके आधार पर क्या लिख सकते हैं कि किसी आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। फर्स्ट, ठीक है, किसी आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व बता रही हैं, यानी लोकतांत्रिक सरकार के अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं और मुख्य तत्व बता रही है। अगर सीधा मुख्य तत्व पूछते फिर तो अपने जो चैप्टर में 3 तत्व पढ़े हैं वो बताते, कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम वाले, ठीक है, आपको याद होंगे ना कौन से वो वाले। लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर है, तो सभी लोग बराबर है इसके आधार पर अपने को बतानी है मुख्य तत्व, ठीक है। तो किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, भेदभाव नहीं होगा, यानी सभी क्या होगी, इक्वलिटी होगी कंट्री के अंदर। सभी लोगों को मतदान करने का अधिकार होगा, सभी लोगों को क्या होगा, मतदान करने का अधिकार होगा। सभी के वोट की वैल्यू समान होगी, ये भी लिख सकते हो। सभी लोगों को भाषा, संस्कृति और धर्म का पालन करने का अधिकार होगा और उनका विकास करने का अधिकार होगा। अगर वो फैलाना चाहे तो फैला भी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आम सुविधाओं का प्रयोग करने का सबको अधिकार होगा, ठीक है, आम सुविधाएं जो प्रयोग करते हैं उसका सबको अधिकार होगा। जो भी चीज़ है कोई भी प्रयोग कर सकता है। न्याय और समानता के प्रति सरकार क्या होगी, वचनबद्ध होगी। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो, कोई व्यक्ति किसी भी स्थान पर रह सकता है, कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी समानता होगी, ठीक है। तो ये अपना 5 नंबर क्वेश्चन था। तो दोस्तों अपने एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन थे जो बुक के बैक साइड में होते हैं वो भी कंप्लीट हो गए, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और इकाई 2 भी कंप्लीट हो गई। सो आपको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है दोस्तों। तो अब अपने चलेंगे नेक्स्ट इकाई पर, नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे 5 नंबर। तो अब मिलते हैं 5 नंबर चैप्टर के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।